बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज की वीडियो में हम आपको तुर्कों का हस्ब व नसब और इनके असल वतन के बारे में बताएंगे। मावराउल नहर का इलाका, जिसे आज हम तुर्किस्तान का नाम देते हैं और जो मशरिक में मंगोलिया और शुमाल चीन की पहाड़ियों से मगरिब में बहरा कज़वीन और शुमाल में सिबरिया के मैदानी इलाकों से जनूब में बर्रे सगीर और फारिस तक फैला हुआ है। ये ओगोज़ ख़ानदान का वतन है। इस इलाके में इस ख़ानदान के बड़े बड़े कबाइल रहाइश पजीर थे और तुर्क या अतराक के नाम से जाने जाते थे। छठी सदी ईस्वी के नसब सानी में इन कबीलों ने अपने वतन असली को खैरबाद कहकर ग्रो दर ग्रो एशियाई कोचक की राह ली। मौरखीन इनकी इस नकलो मकानी की कई तौजीहात करते हैं। बाज़ का ख्याल है कि इसकी वजह इक्तिसादी बदहाली थी। शदीद कहत और बढ़ती हुई आबादी ने इन्हें तुर्क के वतन पर मजबूर किया। और वो ऐसे इलाकों में आकर बसे जहाँ वसी चागाहें और खुशहाल ज़िंदगी के असबाब वाफिर मिकदार में मौजूद थे। बाज़ तारीख निगारों का नुक्ता नज़र ये है कि इस नकलो मकानी के पीछे बहुत बड़ी सियासी ताकतें थीं। तुर्कों को बाज़ ऐसे ताकतवर कबाइल की दुश्मनी का सामना करना पड़ा जिसकी ताकत और तादाद इनसे कहीं ज़्यादा थी, जैसे मंगोल, लिहाजा मंगोलियों की दुश्मनी से बचने के लिए इन कबीलों ने मगरिब की राह ली और दरिया जेहू के करीबी इलाकों में बस गए, जहां से बाद में वक्तन फ़ौक्तन तिब्रिस्तान और जरजान हिजरत कर गए और यहां रिहाइश इख्तियार कर ली। इस तरह तुर्क इन इस्लामी इलाकों से करीब हो गए, जिनको मुसलमानों में सन 641 में मार्का नहावंद और फारस में सल्तनत ससानिया के सकूत के बाद फतह किया था। नाज़रीन ग्रामी कदर, इस्लामी दुनिया के साथ तुर्कों का इत्तिसाल कैसे हुआ? सन 652 को इस्लामी फ़ौजों ने बाब के इलाके की तरफ पेशकदमी की ताकि इन इलाकों को फतह करें। ये वो इलाके थे जिनमें तुर्क रिहाइश पजीर थे। इस्लामी सिपाह के सिपा सालार अब्दुर्रहमान बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तुर्कों के सरदार शहर बर्राज से मुलाकात की। शहर बर्राज ने अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सुलह की दरख्वास्त की और इस बात का इजहार किया कि वो अरमन पर हमला करके इस्लामी लश्कर में शरीक होने के लिए तैयार हैं। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन्हें अपने कायद सराका बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेज दिया। शहर बर्राज ने सराका से मुलाकात की और इनसे अपनी खदमात पेश करने के सिलसिले में बात की। सराका ने इनकी पेशकश को कबूल कर लिया और इस बारे एक अरीज़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम तहरीर किया और इन्हें इस बारे में इत्तला दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी सराका की राय से इत्तेफाक किया और इसके बाद मुसलमानों और तुर्कों में बाकायदा मुआहिदा तय पा गया। यूँ मुसलमानों और तुर्कों में किसी किस्म की जंग ना हुई, बल्कि ये दोनों लश्कर अरमन पर हमलावर हुए और वहाँ इस्लाम की अशाअत हुई। इसके बाद इस्लामी लश्कर फारस के शुमाल मशरिकी इलाकों की तरफ बढ़े ताकि मुसलमान लश्करों के हाथों सल्तनत ससानी के सकूत के बाद इन इलाकों में इलाहे दावत की तरवीव हो सके। ये वो इलाके थे जो शुमाल की तरफ इस्लामी सिपाह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। जब सुलह के मुआहिदे की बदौलत ये मुश्किलात ख़त्म हो गई तो इन इलाकों और मुल्कों तक पहुँचने की राह हमवार हो गई और तुर्कों और मुसलमानों के दरमियान रब्तो ज़ब्त पैदा हो गया। तुर्क इस्लामी तालीमात से बहुत मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करके इस्लाम के इशाअत और गलबा दीन के लिए मुजाहिदीन की सफ़ों में शामिल हो गए। खलीफा राशिद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अहद खिलाफत में तब्रिस्तान का पूरा इलाका फतह हुआ। 31 हिजरी को इस्लामी लश्कर दरिया जीहू से पार उतरा और मारवाल नहर के इलाके में पड़ाव किया। इस इलाके के तुर्क जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम का दिफा करने और खुदाई पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जिहादी सरगर्मियों में शरीक हो गए। इसके बाद भी इस्लामी लश्कर की पेशकदमी जारी रही। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में बुखारा फतह हुआ। कामयाबी और कामरानी का ये सिलसिला आगे बढ़ा और समरकंद भी इस्लामी कलमरू में शामिल हुआ।
حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماوراء النہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے، اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا۔ عباسی خلفاء اور عمرہ کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا۔ ہر شعبے میں ترکوں کی ایک مرتبہ تعداد دیکھی جانے لگی۔ فوج، کاتب اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ مناصب، غرض یہ کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں ترک موجود نہ ہو۔ اپنی خوددار صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے منصب پر فائز کیا گیا۔ جب معتصم تخت خلافت پر مطمئن ہوا تو ترک اثر و نفوذ کے سامنے اعلیٰ مناصب کے سب دروازے کھل گئے۔ بڑے بڑے منصب ترکوں کے سپرد ہوئے۔ ترک اب سلطنت کے ہر شعبے میں کلیدی اسامیوں پر کام کرنے لگے۔ دراصل معتصم ایرانی اثر و نفوذ کی بیخ کنی کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی خلیفہ المامون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومتی عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے، اور ان میں کافی حد تک خودسری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ معتصم کے اس اقتدام نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کر دیا۔ عوام اور سپاہ دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم نے اپنے لیے ایک شہر جہاں اس کی ذاتی فوج اور عوان و مددگار رہائش پذیر ہوئے۔ یہ نیا شہر سامراہ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اور بغداد سے 125 کلومیٹر دور تھا۔ یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا سلطنت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کو سلطنت سلجوقیہ کے قیام کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں، اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہسٹری کنگز کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔